गुड मॉर्निंग। S1 स्टडी हैकर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा सभी नामों को संज्ञा कहा जाता है। जितने भी नाम हैं उन तमाम नामों को हम संज्ञा कहते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी नाम हैं सभी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इस बात को हम बार बार रिपीट करते हैं कि केवल आप इतना जान लीजिए कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जीव हैं, व्यक्ति हैं, जगह है, भाव है, भावना है, सबों का कुछ न कुछ नाम है और उन्हीं नामों का हम संज्ञा के रूप में जानते हैं और सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं यहाँ पर कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं और इनका क्या क्या रूप होता है और यह कैसे बदलते रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उन संज्ञाओं को कहा जाता है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी कि ऐसे नामों को बोध कराए जो संसार में एक हो, अकेला हो। जैसे सूर्य, चांद, मुंबई, पटना, दिल्ली, सागर, महासागर, ये सब क्या है? नाम है। राम, श्याम, शिव, कृष्ण, ये सब एक है। पृथ्वी, धरती, आसमान, ये सब चीज़ें एक है और इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में रखते हैं और वह खास होता है। किसी एक व्यक्ति का, किसी एक जगह का, किसी एक स्थान का बोध कराता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में रखते हैं। चाहे तो आप मेरे बातों को सुन करके लिख भी सकते हैं, नोट डाउन करते जाइए। उसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। जातिवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञाओं से है जो किसी विशेष जाति का बोध कराए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि नाई, पांडे, काश्तकार, चर्मकार, बढ़ई, धोबी, शर्मा, वर्मा, इन जातियों से मेरा कोई सरोकार नहीं है। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो इस जाति का, जातिवाचक संज्ञा से यहाँ पर उन तमाम जाति समूह का बोध होता है। जैसे लड़का, लड़की, औरत, मर्द, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, हाथी, भालू, चीता, शेर, ये किसी विशेष जाति का बोध करा रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए हम औरत बोल दिए। औरत एक जाति है, यानी कि औरत शब्द मात्र बोल देने से ही उस पूरे औरत समुदाय का बोध हो जाता है, औरत जाति का बोध हो जाता है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे बढ़िया से। हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा कहने का मतलब है कि जो समूहों में रहता हो, जो भीड़ में रहता हो, समूह, समझ रहे हो ना, भीड़ में। जैसे परिवार में एक या दो तो हो नहीं सकता। परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, चाचा चाची, भाई बहन वगैरह वगैरह। तो परिवार भी समूहवाचक संज्ञा में आता है। दल, आर्मी, सेना, गिरोह, सभा, चाबियों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, किताबों का बंडल, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन में आता है, समूहवाचक संज्ञा में आता है। तो आप चीज़ों को समझिए। जहाँ पर डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। मैं 100% चाहूँगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। आगे हम बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञाओं से है जिसे हम केवल नाप और तौल सकते हैं। जैसे सोना, चांदी, घी, शक्कर, पानी, दूध, पेट्रोल, गैस, केरोसिन, ये तमाम चीज़ें, कपड़ा, इन तमाम चीज़ों को हम केवल मापते हैं, तौलते हैं, ना कि इसे हम गिनते हैं। आटा, सीमेंट वगैरह वगैरह। अंतिम में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा ऐसे संज्ञाओं का बोध कराता है, ऐसे नामों का बोध कराता है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के या अवस्था या आकार प्रकार का बोध कराता हो। जैसे बुढ़ापा, मिठास, कड़वाहट, बचपना, ये सब क्या है? व्यक्तियों के गुण दोष हैं। वस्तुओं के आकार कि वह लंबा है, चौड़ा है, बड़ा है, छोटा है, किस ढंग का है, तो उनकी अवस्था, आकार आदि चीज़ों का बोध होता है।
तो आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे, ये परंपरागत रूप से जो हिंदी व्याकरण में संज्ञाओं का भेद है उन चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा, लेकिन जब इसी चीज़ को थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया गया तो यह 3 भागों में विभाजित हो गया। न्यू हिंदी व्याकरण के अनुसार इसे प्रॉपर का प्रॉपर ही रखा गया और इन 2 संज्ञाओं को, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को जोड़ करके एक अलग संज्ञा बना दी गई, काउंटेबल नाउन। इसका हिंदी अर्थ होता है गणनीय वाचक संज्ञा, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को अगर ध्यान से समझा जाए तो आपको पता चलेगा कि जातिवाचक जिसे हम गिन सकते हैं, औरत, मर्द, लड़का, लड़की, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, हाथी, चीता वगैरह वगैरह को हम गिन सकते हैं। उसी प्रकार से समूहवाचक में परिवार, दल, समूह, गिरोह, सभा, इन सब चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। इसीलिए इन दोनों को सम्मिलित करके एक नया संज्ञा बना दिया गया जिसका नाम दिया गया काउंटेबल नाउन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वाचक संज्ञा, यानी कि दूध, पानी, घी, शक्कर, पेट्रोल, गैस, केरोसिन, इन सब चीज़ों को हम नहीं गिन सकते। उसके बाद भाववाचक संज्ञा, खटास, मिठास, बचपना, बड़ा, छोटा, इन सब चीज़ों को हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते हैं। इसीलिए इन दोनों को मिला करके एक अलग संज्ञा बना दी गई जिसका नाम दिया गया अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम हिंदी में अगणनीय संज्ञा कहते हैं। कुल मिला करके संज्ञाओं के इन रूपों से आप परिचित हो गए होंगे। हम बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या पूछा जा सकता है। ये तो साधारणतः सभी को पता रहता है और आप भी जान रहे होंगे। जो नहीं जान रहे हैं राइट डाउन करते जाइए और मेरे साथ बने रहिए। आपको संज्ञा के विषय में कहीं भी किसी भी कोने से कुछ छूट नहीं सकता है, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। आगे देखिए कि संज्ञा भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, सर्वनाम भाववाचक संज्ञा कैसे बन जाती है, फिर क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, या व्यय भाव से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो इसको हम अभी इरेज कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उन बिंदुओं की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए राम, राम क्या है, यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा। राम कोई व्यक्ति है ना, आप बातों को समझ पा रहे हैं। राम एक व्यक्ति है और व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमें किस में बदलना है, भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो बेसिकली राम से रामत्व हो जाएगा। शिव एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शिव से शिवता। नादिर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नादिर से नादिर। जब ये जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे अंग्रेज, अंग्रेज कह देने से ही पूरे अंग्रेज समुदाय का बोध हो जाता है, तो यह एक जातिवाचक संज्ञा कहलाई। तो यह जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा में कैसे बदल जाती है, इस टोन को पकड़िए आप। अंग्रेज से अंग्रेजियत, पिता से पितृत्व, गुरु से गुरुत्व, इस तरह के आप लिस्ट देखिएगा ना, 150 शब्दों का अगर आप लिस्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपको सब अपने आप समझ में आने लगेगा, है ना। उसके बाद देखिए आप सर्वनाम को, सर्वनाम भाववाचक संज्ञा कैसे बन जाती है। सर्वनाम क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे देखिए संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं, यह, वह, इसका, उसका, तुम लोग, तुम्हारा, या आप, मैं, ये सब सर्वनाम है। यहाँ पर अपना भी एक सर्वनाम है। अपना से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा, अपना से अपनापन, याप से आपा, मम से ममत्व। तो चीज़ों को आप भली भांति समझ। टॉपिक की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की, यव्यय से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे। दूर एक यव्यय है। जैसे देखिए, जो लिंग वचन कारक के अनुसार से अपना रूप कभी ना बदलता हो। खैर अवयव के बारे में आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पर संक्षेप में समझ लीजिए कि यव्यय लिंग वचन कारक के अनुसार से अपना रूप कभी नहीं बदलता। यह दूरी जो है सो लड़का तय करे या लड़की तय करे, ये कभी नहीं चेंज हो सकता। जैसे मैं एक लड़का हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10 किलोमीटर दूर रोज टहलने जाता हूँ।
अगर वही बात लड़की बोले तो बोलेगी कि मैं 10 किलोमीटर रोज टहलने जाती हूँ। आखिर जाती हूँ या जाता हूँ आ जाने से इस दूर वाले शब्द पर कोई फर्क पड़ा? क्या दूर कभी दूरी बन गया या क्या दूर कभी दूरा बन गया? कुछ बना, कोई चेंजिंग नहीं आता है। दूर से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? दूर से दूरी, बहुत, बहुत से बहुतायत, शत्रु से शत्रुता। अब हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? यंध से अंधत्व, गरम से गर्मी, गरीब से गरीबी, गलत से गलती। ये विशेषण है। ये वस्तुओं या जीवों, व्यक्तियों के गुण, दोष को, अवस्था को, आकार प्रकार को बताता है, जिसे हम विशेषण कहते हैं। यह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। सीधे शब्दों में ऐसे भी से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे? जैसे क्रिया, किसी काम को कहा जाता है। करना एक क्रिया है, खोदना क्रिया है, चढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है। तो इससे हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? करना का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा कराव, खोदना का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा खुदाई, चढ़ना का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा चढ़ाई, पढ़ना का पढ़ाई। इस तरह से आप चीज़ों को भली भांति समझ पा रहे होंगे। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं कि कभी कभार संज्ञाओं का उल्टा पुल्टा प्रयोग भी हो जाता है, जो अपवाद स्वरूप है। आइए देखते हैं, कुछ उदाहरणों से मैं स्पष्ट कर दूंगा आप लोगों को। इसको इरेज कर देता हूं। इसे हम कहते हैं संज्ञाओं का उल्टा पुल्टा प्रयोग। कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है, तो कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। वह कैसे बन जाती है, इन दो उदाहरणों के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाता हूं। देखिए, मैं अपने पूरी में विश्राम कर रहा हूं। यहां पर जो आप पूरी शब्द देख पा रहे हैं, यह पूरी विश्राम करने के जगह को पूरी कहा जाता है, विश्रामा स्थल को पूरी कहा जाता है। और यहाँ पर यह एक निजी पूरी है, यानी कि इस पूरी में सभी लोग विश्राम करता है, सबका अपना अपना पूरी होता है ना। तो यह क्या बन गया? पूरी कह देने से ही पूरे पूरी की बोध हो जाता है ना। जैसे घर कह देने से पूरे घर का बोध हो जाता है, तो वह जातिवाचक में चला जाएगा। भैंस कह देने से पूरे भैंस का बोध हो जाता है। कद्दू कह देने से पूरे कद्दू सब्जी का बोध हो जाता है। तो यहाँ पर पूरी कह देने से पूरे पूरी का बोध हो जाएगा, यानी कि वह जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो ये जातिवाचक संज्ञा कभी कभार व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। कैसे? आइए देखिए। पूरी, मैं पूरी जा रहा हूं, यहां कोई अपना निजी पूरी नहीं है। इस पूरी का मतलब हो जाएगा जगन्नाथ पुरी, यानी कि यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। जगन्नाथपुरी एक ही है ना। हम बोले थे किसी खास को व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाता है जो संसार में एक हो या अकेला हो। सूर्य, चांद, पृथ्वी, आसमान, आकाश, पाताल, सागर, महासागर, क्या। तो यहां पर जगन्नाथपुरी एक है, यानी कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। यहां पर क्या था? जातिवाचक संज्ञा था। बात करेंगे नेक्स्ट उदाहरण की। लंका का विनाश रावण के कारण हुआ। लंका का विनाश रावण के कारण हुआ। यह एक सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर रावण का बोध हो रहा है। यहाँ अनेक रावण नहीं है, और जब एक रहेगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है। आप लोगों को पता होगा, रावण के कारण हुआ, यानी कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहीं पर कलयुग में रावणों की कमी नहीं है। कलयुग में रावणों की कमी नहीं है, यानी कि यहाँ लगभग लोग 100% लोग रावण की तरह बिहेव कर रहे हैं। मतलब पूरे जाति समुदाय का बोध करा दे रहा है। यह रावण को फॉलो करने लगे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो यहाँ पर यह जातिवाचक बन जाएगा। तो इस रावण से यहाँ पर पता चलता है कि यह एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इसे कहते हैं संज्ञाओं का उल्टा पुल्टा प्रयोग। तो इसे भी ध्यान रखें कि कब जातिवाचक व्यक्तिवाचक बन जाता है और कभी व्यक्तिवाचक जातिवाचक बन जाता है। आई होप आप चीज़ों को भली भांति समझे होंगे। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।